वेलकम चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर यौगिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यौगिक क्या होते हैं बच्चों? यौगिक जब 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ या तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक को हम कितने बड़े वर्गों में बांटते हैं? 3 बड़े वर्गों में बांटा जा सकता है, अम्ल, क्षारक और लवण। अब कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, यह पता लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सूचक या इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। तो सूचक ऐसे पदार्थ हैं, रंजक यानी कलर होता है बच्चों। सूचक ऐसे पदार्थ या रंजक हैं जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं। ये अम्लों में अलग रंग देते हैं जबकि क्षारकों में अलग रंग देते हैं। इस प्रकार हम सूचक या इंडिकेटर द्वारा अम्ल और क्षारक का पता लगा लेते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्राकृतिक सूचक और एक होते हैं मैन मेड या मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से हैं? लिटमस विलियन या लिटमस पेपर जो आपको प्रयोगशाला में दिखाया जाता है, वो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ये लाल और नीला दोनों तरह का सॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार हल्दी, चुकंदर या लाल पत्ता गोभी का रस, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं क्योंकि ये अम्ल और क्षारक में अलग अलग रंग देते हैं जिससे हम अम्लों और क्षारकों की पहचान कर पाते हैं। मानव निर्मित सूचक कौन से हैं? मानव निर्मित सूचक हैं फिनोल्फ्थालीन एंड मेथिल ऑरेंज। ये दोनों सिंथेटिक हैं और मानव निर्मित हैं, मगर सूचक का कार्य करते हैं, अम्ल और क्षारक में अलग अलग रंग देते हैं। अब अम्ल क्या होते हैं या एसिड्स क्या होते हैं? एसिड या अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को या नीले लिटमस सॉल्यूशन को कैसा कर देते हैं? ये हमेशा लाल कर देते हैं। जलीय विलयन में H आयन बनाते हैं। H आयन यानी हाइड्रोजन आयन। जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो ये जल में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल वीक एसिड। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल हैं क्योंकि जल में घुलने पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, आयनों में विभाजित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, इसीलिए हम इनको दुर्बल या वीक एसिड्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? एसिटिक एसिड जिसका 5% सॉल्यूशन हम सिरके के रूप में खाते हैं। एसिटिक अम्ल एक वीक अम्ल या दुर्बल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है। इसी तरह ऑक्सैलिक अम्ल, ये भी क्या है? ये भी एक दुर्बल अम्ल है। अब बेस या क्षारक क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस सॉल्यूशन को या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन से आयन बनाते हैं बच्चों? ये OH आयन। OH के ऊपर एक नेगेटिव वैलेंसी होती है तो ये OH आयन बनाते हैं और कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग क्षारक हो सकते हैं और दुर्बल या वीक क्षारक भी हो सकते हैं। तो प्रबल क्षारक कौन से हैं? NaOH, KOH। इसमें आप 2 ही नाम याद कर लीजिए। ये ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ना बहुत वीक होता है, इसलिए अगर आपसे प्रबल क्षारक पूछे जाएं तो आप दोनों के नाम लिखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक दुर्बल क्षारक है और जल में आंशिक रूप से वियोजित होता है, जबकि NaOH और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक हैं। जल में घोलने पर पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। क्षार क्या होता है बच्चों? 2 शब्द आप पढ़ते हैं। एक शब्द आप पढ़ते हैं क्षारक
और एक शब्द आप पढ़ते हैं क्षार। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक या बेस वाटर सॉल्युबल हैं, जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्षार कहते हैं। तो NaOH, KOH ये जल में घुलनशील है, इसलिए ये क्या है? इनको हम क्षार कहेंगे क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण बनते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं? लवण बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? सोडियम क्लोराइड NaCl या पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है। क्या बन जाता है? इनकी क्रिया से लवण यानी साल्ट और वाटर बनता है। किसकी क्रिया से? जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। NaOH एक क्षारीय पदार्थ है, HCl एक अम्लीय पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों क्रिया करते हैं। NaCl ये लवण बनता है एक, और H2O साथ में जल बनता है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता था और अम्ल क्षार क्या होते हैं। इसके अलावा आपने इसमें क्या सीखा? इसके अलावा आपने इसमें सीखा कि सूचक या इंडिकेटर क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको अम्लीय और क्षारीय माध्यम में सूचकों का रंग बताया गया है। किस तरह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में ये रंग बदलते हैं। तो सबसे पहला नंबर किसका आता है? लिटमस का। लिटमस घोल का सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, ये हमेशा लाल रंग देते हैं। अगर हम लाल लिटमस पेपर पर कोई अम्लीय पदार्थ डालेंगे तो वो लाल ही बना रहेगा, जबकि हम नीले लिटमस पेपर या नीले लिटमस घोल में अम्लीय पदार्थ डालेंगे तो ये लाल रंग देगा। इसी प्रकार क्षारीय पदार्थ नीला रंग देता है। अगर हम लाल लिटमस पेपर पर क्षारीय पदार्थ डालेंगे तो नीला हो जाएगा, जबकि नीले लिटमस पेपर पर अगर हम क्षारीय पदार्थ डालेंगे तो वो नीला का नीला ही रहेगा। तो क्षारीय पदार्थ लिटमस के साथ हमेशा नीला रंग देगा, अम्लीय पदार्थ लाल रंग देंगे। लाल लिटमस पर अगर हम अम्लीय पदार्थ डालेंगे तो वो लाल ही बना रहेगा। लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस यहाँ पर अम्लों के साथ लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय पदार्थों के साथ हरा रंग देता है। इससे हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार हल्दी अगर हम उस पर अम्ल मिलाएंगे या अम्ल डालेंगे तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षार के साथ हल्दी लाल रंग देती है। आपको पता है बच्चों, अगर हमारी शर्ट पर, वाइट शर्ट पर सब्जी गिर जाती है या स्कर्ट पर तो वो पीले रंग का हो जाता है, हल्दी लग जाती है उसमें। अगर उस पर क्षारीय पदार्थ जो कि साबुन है, साबुन को रगड़ा जाए तो वो लाल हो जाता है। बाद में अगर पानी से अच्छी तरह उसे धोया जाए तो वो फिर से पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन ये एक मानव निर्मित सूचक है। ये अम्ल के साथ रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं देता, जबकि क्षारीय पदार्थों के साथ ये गुलाबी रंग देता है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज में जब हम अम्लीय पदार्थ डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज रेड कलर या लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय पदार्थ अगर मेथिल ऑरेंज के साथ क्षारीय पदार्थ को मिलाया जाए तो ये येलो कलर देता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। पहला रासायनिक गुण क्या है? अम्ल और क्षार दोनों धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब इनकी धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो अम्ल और क्षार दोनों धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर आपको दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक एक धातु है, जिंक से क्रिया करके क्या बना देता है? ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेकेंड आपका क्षारीय पदार्थ है NaOH जब जिंक से क्रिया करता है धात्विक पदार्थ से तो ये NaOH जिंक से क्रिया करके क्या बना देता है? सोडियम जिंकेट एक लवण है, Na2 ZnO2, और साथ में कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाते हैं? हाइड्रोजन गैस जो है
वो अगर उस पर जलती हुई तीली लाई जाए तो वो कैसा आपको आवाज़ देगी? पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इस तरह हम हाइड्रोजन गैस का पता लगाते हैं। धातुएं, अम्ल और क्षार धातु के साथ जब क्रिया करते हैं तो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है इसका दूसरे रासायनिक गुण। और कौन कौन से रासायनिक गुण हैं? अम्ल व क्षार के सेकंड रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट कौन सा होता है? धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम एक धातु है, इसे हम धातु कार्बोनेट कहते हैं। जब अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं बच्चों? लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये पहचान होती है, कार्बोनेट जब क्रिया करता है तो कार्बोनेट क्रिया करके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोई कार्बोनेट धातु से क्रिया करेगा, चाहे वो धातु कार्बोनेट हो या वो धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो कार्बोनेट शब्द जो है वो हमें क्या बताता है? कौन सी गैस निकलनी चाहिए? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, कार्बोनेट से क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा? एक लवण बनाएगा, जल बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यहाँ पर दोनों रिएक्शन आपको दिए हुए हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, HCl एक अम्ल है, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं? NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर है, ये H2O जल होता है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सोडियम क्लोराइड नामक लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जब HCl से क्रिया करता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ जल बनता है और जल के साथ साथ क्या बनती है? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच कैसे करते हैं ये पता लगाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड को यदि चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो चूने का पानी दूधिया रंग का या मिल्की कलर का हो जाता है। चूने का पानी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस। इसे हम आम भाषा में चूने का पानी कहते हैं। तो चूने का पानी या लाइम वाटर है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो ये क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रंग का होता है? श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो पानी को दूधिया रंग प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस पदार्थ के बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप के बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। साथ में क्या बनता है? वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आम भाषा में हम क्या कहते हैं बच्चों? आम भाषा में इसको हम चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर और किस रूप में हम देखते हैं? चूने पत्थर के अलग अलग रूप हैं। संगमरमर वो भी चूना पत्थर है, इसके अलावा चौक या खड़िया ये भी चूना पत्थर है, और जो चूना पत्थर होता है जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इन सभी का रासायनिक नाम एक ही है, संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये सभी चूने पत्थर के रूप हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? हम अगर थोड़ी देर प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या हो जाता है? चूने का पानी दूधिया। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित की जाए तो बनने वाला दूधिया रंग गायब हो जाता है। क्या कारण है इसका? ऐसा विलयन में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण होता है जो जल में घुलनशील होता है। अवक्षेप जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्राप्त होता है वो जल में अघुलनशील होता है, इसलिए हमें दूधिया रंग दिखाई देता है। परंतु देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, क्योंकि हमने अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलनशील है, इसीलिए ये हमें दूधिया रंग दिखाई नहीं देता, ये जल में घुल जाता है और हमें दूधिया रंग गायब हुआ दिखाई देता है। तो दूधिया रंग किसके
बनने के कारण गायब हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण गायब हो जाता है। ये आपको दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पदार्थ के बनने के कारण दूधिया रंग गायब होगा और किस पदार्थ के बनने के कारण दूधिया रंग आपको दिखाई देगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण आपको दूधिया रंग दिखाई देता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण जब हम अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो दूधिया रंग को गायब कर देता है। इसके बाद हमें पढ़ना है अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, अभी आपने ये पढ़ा था, इसे हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अम्ल और क्षारक की आपस में जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है हमेशा, और इस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय पदार्थ है। मिलाए जाने पर क्या बना देंगे, ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है, साथ में जल बनता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, ये प्रक्रिया उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, लवण और जल प्रदान करते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और जल जो लवण बनाते हैं वो कैसा होता है, क्षारकीय होता है। तो इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कॉपर ऑक्साइड का, CuO कॉपर ऑक्साइड है जो धात्विक ऑक्साइड है। जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, लवण बना देता है जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड, CuCl2 प्लस वाटर। तो ये क्या बना देगा, कॉपर क्लोराइड के रूप में लवण बनाता है। और ये कैसा होगा नेचर में, क्षारकीय ऑक्साइड होगा। कॉपर ऑक्साइड कैसा का नेचर क्या होगा, ये क्षारकीय ऑक्साइड होता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। CuCl2 विलयन में घुलनशील है जो विलयन को नीला हरित रंग प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन या इस अभिक्रिया के दौरान नीला हरा रंग क्यों आता है, वो कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। कॉपर क्लोराइड जल में घुलनशील है और नीला हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की। अभी आपने धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया पढ़ी थी, अब आप क्या पढ़ेंगे, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो जब किसी क्षारीय पदार्थ के साथ अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये भी लवण और जल बनाते हैं, परंतु अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड का कहलाते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जल में घुलने पर ये अम्ल बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, एक क्षारीय पदार्थ है। यहाँ पर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किसका ऑक्साइड है, कार्बन एक अधात्विक पदार्थ है, तो अधातु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड हुआ। अधात्विक ऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, क्षारक से क्रिया करने पर क्या बनाएंगे, ये लवण बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट लवण के रूप में बनता है और साथ में जल बनता है। मगर जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो अधात्विक अम्लीय होते हैं, ये आ से शुरू होते हैं, अम्लीय होते हैं, इस तरह आपको याद करना है। जबकि जो धात्विक हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों, सभी अम्लों में जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, और जबकि क्षारकीय पदार्थों में हाइड्रोक्साइड या OH आयन उत्पन्न होते हैं। जब किसी अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो कौन सा आयन देगा, वो हाइड्रोजन आयन H आयन देगा, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और सभी क्षारकीय पदार्थ जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, किंतु ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये अस्थायी होते हैं, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं,
यहाँ पर देखिए H3O प्लस। H3O प्लस कैसे बन गया? एक H आयन जब H2O से जुड़ता है तो क्या बना दे देगा ये? H कितने हो गए? H एक ये रहा H3O, और इसके ऊपर एक कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। सिंगल H जो है ये अस्थायी होता है, ये जल के साथ जुड़ जाता है। ये हाइड्रोनियम आयन H आयन है। तो HCl H2O से जब क्रिया करता है H3O बनेगा और Cl आयन तो ये हाइड्रोनियम आयन जल में होंगे और क्लोराइड आयन जल में होगा जब अम्ल को हम जल में घोलेंगे। इसी प्रकार जब हम क्षारक पदार्थ को जल में घोलेंगे तो क्षारक पदार्थ किस तरह आयन बनाएगा? NaOH क्षारकीय पदार्थ है, जल डालने पर ये Na सोडियम आयन और OH आयन में टूट जाएगा। तो कोई भी क्षारक पदार्थ जल में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, जबकि जल में डालने पर अम्लीय पदार्थ हमको हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देगा। अम्ल एवं क्षारक के जलीय विद्युत का चालन करते हैं, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षारक हो, दोनों कहते होते हैं ये विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात ये विद्युत के चालक होते हैं। तो अम्ल या क्षार दोनों ही विद्युत के चालक होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयन में आयन बनते हैं। अगर आयन नहीं बनेंगे तो ये जल का चालन नहीं करेंगे। तो ये चालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन बनते हैं। अब आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज या अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? क्योंकि ये विद्युत का चालन नहीं करते। आपसे पूछा जाता है क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एवं अल्कोहल जल में घोलने पर आयन नहीं बनाते, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, जबकि अम्ल और क्षारक जल में घुलने पर आयन बनाते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा का निकलना। जब हम जल में अम्ल या क्षारक को घोलते हैं तो तेजी से ऊष्मा निकलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। तो हमें इनको कैसे मिलाना चाहिए? अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। बूंद बूंद करके ड्रॉपर से हमें अम्ल डालना चाहिए, जबकि पानी को हमें जल को मिलाते रहना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर पैदा हुई ऊष्मा की वजह से मिश्रण आस्फलित हो सकता है। आस्फलित यानी उछलकर बाहर आ सकता है और जिसके कारण व्यक्ति जल सकता है। तो अगर हम जल में अम्ल को या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो क्या हो सकते हैं? दुर्घटना घट सकती है और व्यक्ति जल भी सकता है जो ये काम कर रहा है। तो हमें कैसे मिलाना चाहिए? हमेशा अम्ल को धीरे धीरे बूंद बूंद करके जल में डालना चाहिए और जल को लगातार चलाते रहना चाहिए। अब हम आगे जानेंगे। आगे हमें पढ़ना है अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ये तो हमने पढ़ लिया था बच्चों। इसके आगे हमने जो आगे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों? ये वाला अभी अभी आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे pH। तो pH क्या होता है ये जानेंगे। अम्ल और क्षारक विलयनों की प्रबलता। pH से हम क्या पता लगाते हैं? कोई अम्ल या क्षारक पदार्थ कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, इससे ये हम pH स्केल से पता लगाते हैं। तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है जो हमें अम्ल और क्षारक की प्रबलता या दुर्बलता का, या कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है कोई अम्ल, कोई एसिड या बेस, इसका पता लगता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अगर हम किसी अम्ल या क्षारक पदार्थ में जल मिलाएंगे तो आयनों की सांद्रता कैसी हो जाएगी? आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तनुकरण या डाइल्यूट करना। तो अगर हम डाइल्यूट करना या तनुकरण करते हैं, तनुकरण करने का मतलब है अम्ल या क्षारक पदार्थ में क्या मिलाना है? हमें जल। और जब हम जल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है जल मिलाने पर। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण या
डाइल्यूट करना कहते हैं। डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस यानी जिसमें जल मिलाया गया हो। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मालूम करने के लिए एक स्केल का विकास किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें कितने नंबर होते हैं बच्चों? 0 से 14 तक नंबर होते हैं। 0 से लेकर 14 नंबर हमें ये बताते हैं कि कोई अम्ल या क्षारीय पदार्थ कितना प्रबल या कितना दुर्बल है। यहाँ पर आप देखिए ये स्केल बनाया गया है। इस स्केल में 0 से लेकर 6 तक जिन पदार्थों का पीएच 0 से 6 तक होता है वो सभी अम्लीय हैं। एच आयन की सांद्रता है और एच आयन की सांद्रता में यहाँ पर वृद्धि होती जा रही है। तो किसी अम्ल का पीएच अगर 1 होगा या 2 होगा वो अम्ल बहुत अधिक प्रबल होगा, जबकि पीएच अगर 6 होगा तो कैसा होगा? वो दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार 7 नंबर जो है आपका 7 पीएच किसी पदार्थ का है वो कैसा होगा? उदासीन या न्यूट्रल होगा, ना अम्लीय ना क्षारीय। तो ऐसा पदार्थ अगर हम डिस्टिल वाटर लेते हैं या जल लेते हैं तो जल का पीएच कितना आना चाहिए? 7, ना अम्लीय ना क्षारीय। तो 7 पीएच आपको क्या बताता है? कोई पदार्थ उदासीन या न्यूट्रल है। पीएच 8 to 14 जिन पदार्थों का पीएच 8 से लेकर 14 तक होता है वो सभी कैसे होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं। यहाँ पर एच आयन कम होकर OH आयन अधिक बनते हैं, तो ये क्षारीय पदार्थ हैं। जिस पदार्थ का पीएच 8 या 9 होता है वो कैसा है? दुर्बल क्षार है, जबकि पीएच 13 या 14 होने पर वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग या प्रबल क्षारीय पदार्थ होगा। तो इस तरह अगर हम स्केल पे इधर की ओर आगे बढ़ते हैं तो सांद्रता में क्या होती जाती है? एच आयन की सांद्रता इधर कम होगी तो OH आयन बढ़ जाएंगे, जबकि यहाँ पर एच आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। जब एच आयन बढ़ेंगे तो OH आयन कम हो जाएंगे। जितने एच आयन ज़्यादा होंगे उतना प्रबल अम्ल होगा, जितने OH आयन ज़्यादा होंगे उतना प्रबल क्षारक पदार्थ होगा। तो 8 पीएच से लेकर 14 पीएच तक सभी क्षारीय पदार्थ होते हैं। 8, 9, 10 दुर्बल क्षार होते हैं। 11, 12, 13, 14 प्रबल क्षार होते हैं, जबकि 4, 5, 6 पीएच वाले जो अम्ल होते हैं ये अम्लीय पदार्थों का पीएच है तो वो दुर्बल होते हैं, जबकि 0, 1, 2, 3 जिनके पीएच होते हैं अम्लों के वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो इस प्रकार पीएच स्केल के द्वारा हम क्या पता कर लेते हैं? किसी अम्ल की दुर्बलता या प्रबलता का पता लगाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। उदासीन विलयन में अगर पीएच स्केल में किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच स्केल पर किसी विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह कैसा विलयन होगा? क्षारीय होगा। अम्ल और क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः एच आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। शक्ति किस पर निर्भर करती है बच्चों? शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि किसी विलयन में OH आयन कितने हैं और H आयनों की संख्या कितनी है। अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, जबकि कम H आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे लवण परिवार। तो लवण परिवार पढ़ने के लिए हम लवणों के बारे में जानेंगे जो अम्ल और क्षारीय पदार्थ की अभिक्रिया से बनते हैं। लवण परिवार में आपको कुछ लवणों के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लवणों का पीएच पहले जानेंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक पदार्थ अगर मिलाया जाए, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और एक स्ट्रॉन्ग क्षारीय पदार्थ क्षारक ले लें तो इन दोनों को मिलाने पर जो लवण बनेगा, लवण और जल बनते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार को मिलाने पर, तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? लवण वो लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को मिलाने पर बनता है। वो हमेशा उदासीन होता है क्योंकि अम्ल क्षार एक दूसरे की शक्ति को उदासीन कर देते हैं। तो अगर हमने दोनों प्रबल लिए हैं तो जो बनने वाला लवण है वो लवण कैसा बनेगा? उदासीन। उसका पीएच कितना आएगा? 7। अगर हमने प्रबल अम्ल लिया है और दुर्बल क्षारक पदार्थ लिया है, प्रबल अम्ल प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय लवण होगा क्योंकि हमने अम्ल जो है प्रबल लिया है। अगर हम इसका उल्टा ले लें
प्रबल क्षारक ले लें और दुर्बल अम्ल ले लें तो बनने वाला लवण कैसा होगा? क्षारकीय। जो लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को मिलाने पर प्राप्त होता है वो अम्लीय होता है और उसका पीएच क्या होना चाहिए? क्योंकि ये अम्लीय है तो पीएच 7 से कम होगा। अगर हम दुर्बल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षारक ले लेते हैं, इस प्रकार बनने वाला लवण कैसा होगा? क्योंकि हमने प्रबल क्षार लिया है तो लवण की प्रकृति क्षारकीय होगी। इसका पीएच कैसा होना चाहिए? 7 से थोड़ा अधिक होना चाहिए। ये क्षारकीय है। इसी प्रकार हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पता लगाते हैं पीएच के द्वारा। अब हम लवण परिवार का पहला लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम पढ़ेंगे, व्यावसायिक नाम जानेंगे, सूत्र, बनाने की विधि और उपयोग। इतना आपको पता होना चाहिए किसी लवण के बारे में। तो ये सोडियम क्लोराइड है। इसका व्यावसायिक या आम भाषा में इसे हम नमक कहते हैं, जो प्रतिदिन हम भोजन में प्रयोग करते हैं। रासायनिक सूत्र NaCl है। बनाने की विधि, समुद्री जल में अनेक लवण घुले होते हैं तो वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। उपयोग क्या है? उपयोग आप बहुत सारे जानते हैं इसके। दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में प्रयोग होता है। अनेक पदार्थों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि सभी की रासायनिक पदार्थों को बनाने में हम सोडियम क्लोराइड या NaCl का उपयोग करते हैं। दूसरा लवण हम कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा लवण हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आम भाषा में नाम है उसको हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है NaOH। NaOH इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लोर क्षार अभिक्रिया। जब आपसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है तो आपको रिएक्शन लिखनी होती है। इसमें निर्मित जो उत्पाद हैं वो क्लोर कहलाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को, क्योंकि क्लोरीन बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसीलिए अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जब NaCl सोडियम क्लोराइड की H2O जल में घोलकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? NaOH बनता है। साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर, आपसे पूछा जाता है क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है तो एनोड या कैथोड पर। तो क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है बच्चों? एनोड पर, जबकि बनने वाली हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके उपयोग क्या क्या हैं? इसका उपयोग धातुओं को ग्रीस हटाने में किया जाता है। धातुओं में जब ग्रीस होती है, चिकनाई, उसे हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन और अपमार्जक, डिटर्जेंट, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, तो साबुन और अपमार्जक बनाने में होता है। कागज़ और कृत्रिम फाइबर बनाने वाली इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग है, जिसको आप आम भाषा में विरंजक चूर्ण कहते हैं और इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। बनाने की विधि क्या है? विरंजक चूर्ण को आप कैसे बनाएंगे? विरंजक चूर्ण का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2, जबकि क्लोरीन Cl2। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बनता है, साथ में जल बनता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसके उपयोग क्या क्या हैं? वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, विरंजन यानी रंग उड़ाना। विरंजन का क्या मतलब होता है बच्चों? रंग। आप जानते हैं कि फेस को हम ब्लीच करते हैं। ब्लीच यानी बालों का कलर उड़ाना, या बालों को भी हम ब्लीच करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से या विरंजन के नाम से, विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में कपड़ों को विरंजन के लिए, रंग उड़ाने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।
विरंजक चूर्ण का कभी कभी आपसे पूछा जाता है किस लवण का उपयोग हम रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? विरंजक चूर्ण का उपयोग रोगाणुनाशक रोगाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये था आपका विरंजक चूर्ण। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम घर में भी प्रयोग करते हैं किचन में। कभी कभी चने को जल्दी पकाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आम भाषा में हम बेकिंग सोडा कहते हैं। सूत्र क्या है इसका? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बनाने की विधि क्या है इसकी? NaCl सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। NaCl H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जब ये चारों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, NaHCO3। तो इस प्रकार ये इसके बनाने की क्रिया है। सभी बच्चों को ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। NaCl H2O CO2 और NH3 अमोनिया होती है। जब ये चारों क्रिया करते हैं अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। यह एक दुर्बल क्षारक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है बच्चों? दुर्बल क्षारक है। ये एक वीक क्षारक पदार्थ है या बेस है, एल्कली है। इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण के निर्माण में होता है। बच्चों, ये जो बेकिंग पाउडर होता है और बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा में जब हम टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो इन दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें टार्टरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाली इस्तेमाल करते हैं उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में थोड़ा सा अंतर होता है। पेट की अति अम्लता होने पर इसका उपयोग पेट की अम्लता को उदासीन करने में किया जाता है। अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? खाने के सोडे का या बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ये बेकिंग सोडा पेट दुर्बल क्षारक होने के कारण अम्लता को उदासीन कर देता है या ख़त्म कर देता है। इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आग बुझाने वाले यंत्र में या अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट धोने का सोडा, जिसे हम कपड़े धोने के सोडे के नाम से जानते हैं। तो कपड़े धोने का सोडा क्या होता है? धोने का सोडा कहलाता है। रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसके साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, Na2CO3 10H2O। और आम भाषा में इसको हम कपड़े धोने का सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। इसकी बनाने की विधि कौन सी है बच्चों? बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो धोने का सोडा हम कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं। तो बेकिंग सोडा NaCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बदल जाता है? ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडे में बदल जाता है। यहाँ पर आपको रिएक्शन दी हुई है Na2CO3 10H2O। तो ये क्या बना देता है? Na2CO3 10H2O। ये वाला सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोने का सोडा। इसमें 10 जल के अणु होते हैं जिसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अभी आप जानेंगे कि क्रिस्टलन का जल या ये जल के अणु क्या होते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है इसके उपयोग। तो इसके उपयोग क्या होते हैं बच्चों? इसके उपयोग होते हैं, किसके उपयोग हैं ये? सोडियम कार्बोनेट के, धोने के सोडे के। कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में इसका उपयोग होता है। घरों में साफ़ सफाई करने के लिए, खिड़कियों को साफ़ करने के लिए आदि, या कपड़े साफ़ करने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये इसका एक खास उपयोग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा लवण है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3। नेक्स्ट आपका लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हम प्लास्टर लगाते हैं जब हड्डी टूट जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर जो लगता है उसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
रासायनिक नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्यावसायिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP कहते हैं जिसको। रासायनिक सूत्र CaSO4 और हाफ H2O। CaSO4 के साथ आधा जल का अणु जुड़ा होता है, ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP का रासायनिक सूत्र है। बनाने की विधि, इसे बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने के लिए हमें जिप्सम नामक पदार्थ को 373 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री केल्विन पर हमें गर्म करना पड़ता है। जिप्सम एक पदार्थ है जिसे 373 डिग्री केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है। ये POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O ये जिप्सम है। जिप्सम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल या 2 जल के अणु जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जिप्सम। जब हम इसको 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 पानी के अणु 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, तो क्या बचा? ये CaSO4 हाफ H2O। ये क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी यानी आधा, तो आधा पानी का अणु, इसमें पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है कैल्शियम सल्फेट में, इसे हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इनके उपयोग क्या क्या हैं? उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग इसका हड्डी जोड़ने में, हमारी प्लास्टर लगाने में POP का उपयोग किया जाता है। सजावट का सामान बनाने में, खिलौने बनाने में, सतह को चिकना करने में, फॉल सीलिंग, घरों में बहुत सारे डेकोरेटिव पीस बनाने में ये POP का उपयोग किया होता है। आप में से बहुत बच्चों ने इस POP को कैसा किया होगा, देखा होगा, और जिससे आप चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है जल के अणु। तो जल के अणु या क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसी लवण में जल के निश्चित अणु जुड़े हुए होते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल या क्रिस्टलन वाटर कहते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में जब लवण होता है तो उसमें निश्चित नंबर में क्या जुड़े रहते हैं? जल के अणु। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह फेरस सल्फेट में FeSO4 7H2O, तो इसमें 7H2O जुड़े हुए होते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। इसी तरह अभी आपने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, इसमें कितने जल के अणु जुड़े रहते हैं बच्चों? 10H2O, तो इसमें 10 जल के अणु जुड़े होते हैं। Na2CO3, कैल्शियम, ये O है बच्चों, CO3, Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट में 10 जल के, तो निश्चित नंबर में जब जल के अणु जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन वाटर या क्रिस्टलन का जल कहते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में pH का बहुत महत्व है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमारे दैनिक जीवन में जो pH से रिलेटेड अभिक्रियाएँ हैं उनकी जानकारी होने पर हम उस प्रकार ठीक से अपने शरीर के क्रियाकलापों को या फंक्शंस को ध्यान में रख सकते हैं। मानव शरीर का pH 7 pH से 7.8 pH परास के बीच होता है। ये इसकी रेंज है 7 to 7। जब हमारे शरीर का pH गड़बड़ाता है तो हमें एसिडिटी हो सकती है या और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमारे शरीर का pH कितना होता है? 7 to 7.8 pH। सब कुछ थोड़ा क्षारीय पदार्थ की ओर होता है। 7.8 बहुत हल्का सा क्षारीय। वर्षा के जल में pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो जल आता है ऊपर से वो उसका pH 7 होता है। अगर जो गैसेस होती हैं हवा में उपस्थित, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो इनकी मात्रा हवा में ज़्यादा हो जाती है और ये वर्षा जल के साथ मिलके क्या बनाते हैं? हल्के अम्ल बनाते हैं। अम्ल बनने के कारण pH का मान कैसा हो जाता है?
5.6 से कम हो जाता है। जब इतना कम हो जाता है, 5.6 pH से कम हो जाता है वर्षा जल का pH, तो उसे हम क्या कह देते हैं? एसिडिक रेन या एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। pH कितना होना चाहिए? 5.6 से। कौन सी गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो हवा में प्रदूषण के कारण अधिक मात्रा में आ जाते हैं। जब प्रदूषण ज़्यादा होता है, ये गैसें ज़्यादा होती हैं, ये वर्षा जल में मिलकर वर्षा को अम्लीय बना देती हैं, जो हमारे खेती के लिए और हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं या हानिकारक होते हैं। अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशेष pH परास की आवश्यकता होती है। भूमि को या मिट्टी को अधिक अम्लीय नहीं होना चाहिए और अधिक क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। तो हल्की अम्लीय मिट्टी या हल्की क्षारीय मिट्टी पौधों के लिए कैसी होती है? उपयोगी होती है, अच्छी पैदावार के लिए जिम्मेदार होती है। हमारा उदर यानी आमाशय या पेट। हमारे आमाशय में कौन सा एसिड बनता है बच्चों? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। अपच की उपस्थिति में, अपच का क्या होता है? जब हमारा भोजन ठीक से पाचित नहीं होता, ठीक से पाचन भोजन का नहीं होता, तो हमें अपच हो जाता है। अपच की उपस्थिति में हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा में होती है और अम्ल अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिसके कारण पेट में क्या हो जाता है बच्चों? पेट में दर्द और जलन हो जाती है। इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या खाते हैं? एंटासिड की गोली खाते हैं। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड क्यों खाते हैं? एंटासिड क्षारकीय नेचर का होता है, तो ये एक दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक होने के कारण ये क्या करता है? हमें अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है और एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। पेट में अम्ल की अधिकता को कम करने के लिए हम एक पदार्थ का और उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आपसे पूछा जाए इसका सूत्र क्या है? MgOH2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम आम भाषा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग भी एक दुर्बल क्षारक है। इसका उपयोग भी हम अम्लता को, पेट में एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए करते हैं। मुंह के pH का मान। अब मुंह में हमारा pH कितना होना चाहिए? हमारा pH थोड़ा सा 7.8 के आसपास या न्यूट्रल होना चाहिए। अगर हमारे मुंह में pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारे दांतों के ऊपर की परत जो है वो सड़ने लगती है, ख़राब होने लगती है, और जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो इनेमल जो बहुत मजबूत होता है, मगर अम्ल के बनने के कारण मुंह में अगर अम्ल बन रहा है तो अम्ल या मुंह का pH 5.5 से कम हो गया है तो क्या होता है? इनेमल ख़राब होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ। तो टूथ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल संक्षारित हो जाता है, इनेमल को गला देता है एसिड, और फिर उसमें कैविटी बनने लगती है मुंह में उपस्थित। और ये एसिड अम्ल हमारे मुंह में कैसे बनता है बच्चों? मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के बाद अगर हम अपना माउथ वॉश या माउथ रिंस नहीं करते, कुल्ला नहीं करते या ब्रश नहीं करते, तो अवशिष्ट मुंह में बचे रह जाते हैं। जो खाने के अवशिष्ट मुंह में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट या खाद्य पदार्थों के कण जो मुंह में या दांतों में फंसे रह जाते हैं, उसके निम्नीकरण से क्या बन जाता है? बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण कर देते हैं जो मुंह में उपस्थित हैं, उससे अम्ल पैदा होता है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए? कुल्ला करके, माउथ रिंस करके मुंह को साफ रखना चाहिए। उससे अम्ल पैदा होता है, वो अम्ल के इनेमल को ख़राब करता है, आउटर मोस्ट लेयर को, जिससे हमारे दांत में कीड़ा लगने की संभावना अधिक हो जाती है और दांतों में कैविटी बन जाती है और हमें दांत में दर्द होता है। अब मधुमक्खी और ततैया के डंक में एक अम्ल होता है। ये अम्ल जब ये हमें काटते हैं तो हमारे शरीर में पहुंच जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है? मधुमक्खी के काटने से या ततैया के काटने से दर्द और जलन होती है। डंक से क्या मिल जाता है? हमें एक एसिड, और अम्ल के कारण क्या हो जाती है? जलन होती है। और जलन को दूर करने के लिए या इस अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं इस पर? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहलाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जब हम इसे लगाते हैं तो ये क्या करता है? मधुमक्खी द्वारा या ततैये द्वारा डाले गए जो अम्ल होते हैं उसको क्या करता है? उसको उदासीन कर देता है, जिससे हमें आराम मिलता है। इसलिए मधुमक्खी या ततैये के काटने पर हम क्या उपयोग में लाते हैं बच्चों? हम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उस स्थान पे पानी में मिलाकर रगड़ देते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 2। आप इसको पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।